कैसे हो बच्चों? आप सभी का स्वागत है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में आज के हमारे टॉपिक हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है थर्मोकेमिस्ट्री, उसके अंदर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो इनको आज हमें क्लियर करना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको लगेगा कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक पकड़ते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है बच्चों। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? जब किसी एक मोल कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर, यानी कि एयर की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको जब बर्न किया जाता है, कंप्लीटली बर्न किया जाता है, तो जो एंथैल्पी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, हमेशा एंथैल्पी रिलीज ही होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो हमेशा हीट रिलीज होती है। ये हमें सबको पता है बात। कभी ऐसा नहीं होता कि हम घर में आग लगा रहे हैं और हीट भी देनी पड़ रही है उसको, तो जब हम आग लग जाए तो हमें हीट मिलती है, हमें गर्मी का एहसास होता है ना। तो एक बात तो तय है कि कंबशन में हीट हमेशा रिलीज होगी। तो जैसे सबसे पहले आइए देखते हैं, तो इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करेंगे, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए एक बात को कि अगर मुझे किसी एक मोल को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर में कंप्लीटली बर्न करना है, तो जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ एयर, देन चेंजेस इन एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और इसमें हमेशा हीट रिलीज होगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम मेथेन का कंबशन करते हैं। ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। मैं फिर से आपको कल वाली बात बताता हूँ कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी हीट निकलेगी, ये ध्यान रखना फिलहाल जरूरी नहीं है। हमें ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, हमें रिएक्शंस बनानी आनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि मेथेन के कंबशन को समझाइए, तो मेथेन के कंबशन आप कैसे समझाएंगे? यहाँ देखिए, मेथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए CH4, क्योंकि एयर के प्रेजेंट में एक्सिस ऑफ एयर में हमें इसको क्या करना है? जलाना है, बर्न करना है, कंप्लीटली बर्न करना है, तो हमें मिलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैसे इसको देखिए रिएक्शन आगे करते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन होता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा और वाटर बन जाएगा। अगर हमारे पास 2 मोल कार्बन है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बन जाएगा। फिर इसको बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस करते हुए एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये हमेशा 1 ही मोल होना चाहिए, इसे 1 मोल से ज्यादा ना ले। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या बनेगा? 1 कार्बन है तो एक तो CO2 बनेगा और एक क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। H हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं इसमें, तो क्या बैलेंस हो गई। ठीक है, तो वैन, ठीक है, इससे जो हीट रिलीज होगी, मैंने क्या कहा, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा H स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे, ऐसे लिख लो, कोई -x किलो जूल लिख लो। क्या लिख लेंगे बच्चों? -x किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक कंबशन देखते हैं, इसका करते हैं एथेनॉल का C2H5OH, और इसका कंबशन करते हैं। क्या होता है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, बाकी वाटर बनेगा। जब इसे बैलेंस करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको ना छेड़े, इसको इतना ही रहने देना है। तो हम पे कार्बन 2 है, ठीक हो गया। हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, तो यहाँ पे 3 लगा दिया। ऐसा करने से ऑक्सीजन होगा हमारे 3 और 2 5 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 है, हमें 5 करने हैं टोटल ऑक्सीजन। तो हमें जो कुछ करना है इसी के साथ छेड़खानी करनी है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही बच्चों? ध्यान से फिर से देखें एक बार। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4 और 3 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे केवल 3 ही ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7/2 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 7/2। अब ध्यान से सोचो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ऑक्सीजन के साथ ये होगा, 1 हो गया 8, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, सॉरी हमें 7 करना है ना, तो 7 तो इजीली हो जाएगा शायद, इसका बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें ऐसे कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे यहाँ पे 3 कर दें।
3 2 6, 6 और 1 7, 3 और ठीक है 7 हो गया, कार्बन के 2 होगा, हाइड्रोजन के भी ठीक कंप्लीट हो गई। तो इसमें जो हमारी हीट रिलीज होगी इसको हमने मान लिया -y किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। वही हीट हमें थोड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें किताब में जाएगी। एक चलो वीडियो को पॉज करो 2 मिनट सब जने, और एथेनोइक एसिड होता है, इसका कंबशन करके दिखाओ, इसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ। जब इथेनोइक एसिड का कंबशन होता है तो क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहां देखें जरा, O2 से ही होगी, 2 कार्बन है तो 2 CO2 बन जाएंगे, प्लस H2O बनेगा। हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके मोल ना छेड़े, इसी को छेड़ना है। कार्बन के 2 हैं कंप्लीट है, ऑक्सीजन के देखते हैं कितने, पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, 4 हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, और यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4। ठीक है क्या, हमें करना है 6, कितने करना है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दें तो बैलेंस हो जाएगी ये। ठीक है, 2 यहाँ हैं, 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4 ये हैं, और 2 यहाँ 6 हो गए, और 6 साइड हो गए। हाइड्रोजन को अगर मैं देखता हूँ तो 3 और 1 4, 2 दूनी 4। कार्बन देखता हूँ तो 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, इसमें भी कुछ हीट निकलेगी, -Z किलो जूल पर मोल मैंने मान लिया, कुछ भी इसमें ठीक है हीट हो सकती है। तो ये हमारी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फिर से एक बार बताते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है। रिएक्शन बनानी आनी चाहिए आपको। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड आपको दिया जाए और कहता है कि भाई इसकी कंबशन की रिएक्शन लिखो, तो आपको आना चाहिए कि कैसे कंबशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे हमें रिएक्शन बनानी है। मैं फिर से कंबशन को डिफाइन करवाता हूँ। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, then changes in enthalpy is known as enthalpy of combustion। समझ में आ गई बच्चों बात। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इस तरीके से होती है। आगे ध्यान देते हैं, आगे हमारा क्या टॉपिक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सबने हाई स्कूल में पढ़ रखी है। एक एसिड को और जब एक बेस को मिलाया जाता है आपस में तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो कुछ हीट रिलीज होती है, या एंथैल्पी में कुछ चेंजेस आते हैं। वो जो चेंजेस होते हैं एंथैल्पी में, वही हमारा होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, इसमें डेफिनेशन में एक चीज ध्यान रखना है कि हम मोल नहीं बोलेंगे, हम एक इक्विवेलेंट बोलेंगे। व्हेन 1 इक्विवेलेंट एसिड एंड 1 इक्विवेलेंट बेस कंबाइन विथ ईच अदर, देन चेंजेस इन एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहां पे इसको थोड़ा सा समझें कि इक्विवेलेंट क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, अगर मेरे पे क्या है, देखो HCl है और NaCl है। ठीक है बच्चों, एक HCl है और एक क्या है, NaCl है। तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो आपका बन जाएगा NaCl कह रहा हूँ, एक NaOH है, एक तो आपका बन जाएगा NaCl और एक बनेगा H2O। और इसमें जो हीट रिलीज होती है, जो भी हीट उसे हम बोलते, उसकी वैल्यू होती है 12.7 किलो जूल। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी 1 इक्विवेलेंट होता है और ये भी 1 इक्विवेलेंट होता है। और ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि कैसे, आप एक बात को समझें, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मोल में 1 हाइड्रोजन आयन था, तो यानी कि HCl का 1 इक्विवेलेंट है। जरूरी नहीं होता कि 1 मोल एसिड 1 मोल बेस को ही संभाल पाए। सोच के देखो, अगर एक बात, अगर मैं 1 मोल H2SO4 लेता हूँ और 1 मोल NaOH लेता हूँ, इसके 1 मोल में 1 OH आयन है, इसके 1 मोल में 2 H आयन है, तो एक्चुअली में जो 1 H2SO4 है वो 2 कास्टिक सोडा को बैलेंस कर सकता है। यानी कि इसका इक्विवेलेंट हो गया 2 इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके पास 2 H आयन है और इसके पास इसका 1 इक्विवेलेंट होगा, तो मुझे 2 चाहिए होंगे इसके। समझ में आ रही बात। फिर आगे रिएक्शन होगी Na2SO4 प्लस 2H2O, सब बैलेंस होगा इसमें।
तो ये 2 इक्विवेलेंट ये भी है, क्योंकि NaOH के 1 मोल में 1 इक्विवेलेंट होता है और 2 मोल में 2 इक्विवेलेंट होगा। तो 2 इक्विवेलेंट H2SO4 ने, 2 इक्विवेलेंट NaOH ने आपस में, मतलब 2 इक्विवेलेंट एसिड ने और 2 इक्विवेलेंट बेस ने आपस में रिएक्शन करी है। तो इसमें कितनी एनर्जी निकलेगी? जब एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो 12.7 किलो जूल एनर्जी एंथैल्पी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब 2 इक्विवेलेंट एसिड और 2 इक्विवेलेंट बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एंथैल्पी जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी माइनस का 12.7 इंटू 2 किलो जूल। इसकी इंटू कर लें, 7 टू 14, कैरी 1, 2 टू 4 और 1 5, 25.4 किलो जूल। इतनी हीट इसमें रिलीज होगी। एक चीज का यहां पे ध्यान रखें कि हम इनका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। ये लिक्विड, यहां पे भी एक्वस होगा, ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा और ये लिक्विड होगा। एक्वस क्यों ले रहे हैं? देखिए इसके पीछे क्या रीजन है। जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेस जब जल में घुलता है तो वहां पर भी वो थोड़ी हीट रिलीज करता है। तो हमने ये चीज पहले ही कर दी, उनको एक्वस सॉल्यूशन पहले से ही तैयार कर दिया ताकि ये जो हीट रिलीज होगी ये केवल न्यूट्रलाइजेशन की ही हीट होगी। क्योंकि देखो मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है बेस का, यानी कि मैंने बेस को पानी में पहले से ही डिसॉल्व कर रखा है। तो बेस को जितनी हीट रिलीज करनी होगी पानी में घुलने के लिए वो पहले ही कर देगा। ऐसे ही मैंने एसिड के साथ कर रखा है। इसके बाद इनकी रिएक्शन करके अगर इतनी हीट रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली ये न्यूट्रलाइजेशन की वजह से रिलीज हो रही है। इसलिए हम एक्वस लेते हैं। और कोई सा एसिड लेके देख लेते हैं, और इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया HNO3 ले लिया, इसने रिएक्शन किससे करी? NaOH से कर दी। तो पता है भाई ये इसमें 1 इक्विवेलेंट है, ये भी 1 इक्विवेलेंट है। तो क्या बनेगा? पहले बनेगा क्या बनेगा? NaNO3 प्लस H2O, और जो हीट रिलीज होगी वो वही होगी, हीट चेंज नहीं होती इसमें बार बार। इसलिए मैंने कहा याद रख लें इसकी वैल्यू। और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो या ये चेंज कर लो, जैसे मैंने HCl ले लिया और यहाँ KOH ले लिया। हम सबको पता है यहाँ 1 इक्विवेलेंट है, ये भी 1 इक्विवेलेंट है। बनेगा क्या? KCl प्लस H2O और हीट यहां पर भी इतनी निकलेगी। समझ लो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ रहा है? क्या होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में? When 1 equivalent acid and 1 equivalent base react with each other, then changes in enthalpy is known as enthalpy of neutralization. इसमें हमें इन्हें मोल में नहीं लेना, इक्विवेलेंट में लेना है। क्योंकि अगर मोल में लेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH को संभाल सकता है, तो डेफिनेशन सही नहीं बन पाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो इसे इक्विवेलेंट में ले। अच्छा, अगर ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर मैं किसी एक वीक एसिड की रिएक्शन कराता हूं इसके साथ, देखो यहां पे देखो एक वीक एसिड ले लिया हमने, ध्यान से देंगे भाई बात। ये रिएक्शन में पूरी लिख लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ सकती है अभी आगे। मैंने क्या करा, एक वीक एसिड ले लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड है, वीक एसिड होता है। इसकी रिएक्शन करा दी NaOH से, तो भाई बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट और वाटर मॉलिक्यूल। इसमें जो हीट निकलेगी वो थोड़ी कम निकलेगी, 11.3 किलो जूल। ये कम क्यों निकली? क्योंकि देखो जो हमारा एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो वाटर में जैसे डिसॉल्व करते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वाटर HCl वाटर में डिसॉल्व होकर क्या देता है? H देता है। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होकर क्या देता है? H देता है। सारे जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में डिसॉल्व होकर H देते हैं और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। बट जो हमारा इथेनॉइक एसिड है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता, पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो इसको डिसोसिएट करने के लिए कुछ और एनर्जी लगती है। तो आप एक बात ध्यान से सोचें कि स्टार्टिंग जब इनकी हमने रिएक्शन कराई तो एनर्जी तो इतनी ही निकली थी, बट कुछ एनर्जी इसको डिसोसिएट करने में यूज हो गई। कितनी एनर्जी डिसोसिएट करने में यूज हुई? जितनी इसमें कमी है, जो इसमें कमी दिखाई दे रही है उतनी एनर्जी इसको डिसोसिएट करने के लिए यूज हो गई।
और इसी एनर्जी को, इसी एंथैल्पी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आया बच्चा? वो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगी कितनी? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन 12.7 माइनस 11.3, यानी कि 1.4 किलो जूल पर मोल। यहां पे पर मोल लिखा जा सकता है, यहां पर मोल मत लिखना क्योंकि इक्विवेलेंट में बात चल रही है। यहां पे हम एसिड का 1 इक्विवेलेंट लेते हैं, बेस का 1 इक्विवेलेंट लेते हैं, तो यहां पे पर मोल नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें इस बात में। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? जब वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो कुछ एनर्जी वीक एसिड को कंप्लीटली डिसोसिएट करने में वेस्ट हो जाती है और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो आपके मैंने बहुत छोटे छोटे टर्म्स आज क्लियर करे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आते हैं, बहुत अजीब से लगते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझ नहीं आता। 3 हमने पढ़े, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको तीनों के अच्छे से काम करना, समझना है ध्यान से कैसे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या होता है? जब एक मोल किसी कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो जो चेंजेस इन एंथैल्पी होता है वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो जो चेंजेस इन एंथैल्पी होता है वही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिलाते हैं तो वीक एसिड को कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो जो वेस्ट एनर्जी है वही हमारी होती है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। आई होप आपको तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए हैं तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको थोड़ा लाइक करें, ठीक है। इससे और टॉपिक में आगे की बातें कल करेंगे।